हेलो दोस्तों, क्रिएटिव कॉमरेड चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। तो मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण है। तो मैं इसको फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका विवरण है। और मेन बात दोस्तों कि मूल अधिकारों का आइडिया हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। जो मूल अधिकार का आइडिया है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मूल अधिकारों का जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में मिलता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता। और संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। हर व्यक्ति मतलब वह व्यक्ति तो भारत का नागरिक हो सकता है, या तो कोई विदेशी हो सकता है, या फिर कोई संस्था हो सकती है, ठीक है ना। तो जो हमारा मूल अधिकार है तो वो हर व्यक्ति के मूल अधिकार, हमारा जो संविधान है हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी देता है। और इसी मूल अधिकार के कारण हम संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये मैग्ना कार्टा क्या है और मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो इस वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों मैग्ना कार्टा पहला डॉक्यूमेंट था। इस वर्ल्ड हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें मानव अधिकार के बारे में बात की गई है और इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन के लिबर्टी और जस्टिस की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये पहली बार था। ये मैग्ना कार्टा सन 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज और उनके बैरन मतलब उनके जो नोबल थे, जमींदार थे, उनके विद्रोह के कारण उनके बीच सत्यापित किया गया, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा विश्व हिस्ट्री में पहला डॉक्यूमेंट्स था जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट की बात की गई है। इसको मैं बार बार इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले क्या था, मोनार्की थी। तो मोनार्की में जो राजा का शासन रहता था, जो राजा कहता था वही रूल होता था। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स के बाद 1215 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के, एक व्यक्ति के मूल अधिकारों के बारे में, उसके आज़ादी के बारे में, उसके जस्टिस के बारे में बात की गई है, ठीक है। और इसी मैग्ना कार्टा का बाद में क्या हुआ, जब आपका मानव अधिकार आयोग बनाया गया, विश्व मानव अधिकार आयोग, तो उस विश्व मानव अधिकार आयोग में इसी मैग्ना कार्टा की झलक मिलती है। तो हमें ये समझ में आ गया हो कि दोस्तों कि मैग्ना कार्टा क्या है, ठीक है ना। अब मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है ना। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स को याद कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे याद रखा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक आता है। तो आर्टिकल 12 से 35 आता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे एफ फंडामेंटल राइट, एफ मतलब एफ की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ से हमें आइडिया लग गया 12, ठीक है। इसके बाद आर की वैल्यू क्या है, 18 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 36 में एक माइनस कर देंगे तो क्या, 35। तो इससे हमें ये याद करने का तरीका है, एफ से 6 और आर से 18 टू जा 36, तो 12 से 35 तक यहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि जो हमारे मूल अधिकार है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 12 से, और खत्म कहाँ पे होते हैं, 35। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अब हमारे जो 7 मूल अधिकार है दोस्तों उनको देखते हैं। तो मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ, मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, ठीक है ना। तो इसमें पहला अधिकार क्या था, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच दिया हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, जो अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था। और उसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो ठीक है, अब मैं इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक बताना चाहूँगा। एक्चुअली
ट्रिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ट्रिक यूज़ करते हैं तो हमें याद रख जाने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है ना, कोई चीज़ याद रखने में काफ़ी आसानी होती है। तो ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे हम पहले इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, पहले इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले हम गुलाम थे, ठीक है ना, पहले हम क्या थे, गुलाम थे। तो पहले हम किसकी बात करते थे, पहले गुलाम थे, तो हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी के लिए पहले सभी को एक इक्वल करना पड़ेगा, सबको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले इसीलिए पहले इसका जो क्रम दिया गया है बुक्स में, हर बुक में ऐसे ये जो क्रम दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। तो पहले आज़ादी के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, समान होना पड़ेगा, इसलिए पहले समानता के अधिकार की बात की गई, ठीक है ना। और समानता के अधिकार की बात कहाँ की गई, कहाँ से, आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। अब समानता के अधिकार की बात की गई है, तो समानता, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ कि समानता कैसे, जैसे आप खड़े हो तो आप कोई काम करना चाहते हो, आप क्या सोचते हो कि क्या आपके मन में आता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे। जब आप कोई काम करने जाते हो तो आपके मन में यही आता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वही 4 लोग समान हो जाए, वही 4 लोग आपकी तरह हो जाए, ठीक है ना, तो 4 लोग फिर कुछ नहीं सोचेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो वहीं से मैंने 4 उठाया है और 4 का 2 कर दिया तो 18 हो जाता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जहां पे समानता का अधिकार की बात कहां से की गई है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच, कि इसमें आइडिया क्या था हमारा कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि समानता के अधिकार की बात अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में की गई है, ठीक है ना। फिर हम आते हैं राइट टू लिबर्टी। तो राइट टू लिबर्टी की बात कहाँ से कहाँ तक की गई है दोस्तों, राइट टू लिबर्टी की बात, अब देखिए पहले अब समान हो गए, अब समान हो गए तो हम क्या करेंगे, समान होके हम विद्रोह करेंगे, साथ में होकर विद्रोह करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है ना। तो अब तो दूसरा क्रम क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। अब समानता के अधिकार में हम आर्टिकल 14 से 18 तक तो जा चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें अब स्वतंत्रता मिल गई तो 18 से आगे चलेंगे। तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 19 टू 22, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे देखते हैं समानता के अधिकार में डिफरेंस कितना है, 4। स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद में डिफरेंस कितना है, 3। 19 + 3 = 22। तो ये याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है। और आप इससे बेहतर ट्रिक बना सकते हो अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हो, या फिर अगर आप विदाउट ट्रिक के सिंपल तरीके से याद कर रख सकते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगले में चलते हैं, जो अगला मूल अधिकार है दोस्तों, वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया हुआ है। अब हम आज़ाद हो गए, ठीक है ना, अब हम आज़ाद तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन जो अमीर लोग थे वो क्या करने लगे, गरीब लोगों का शोषण करने लगे, इसलिए तीसरे क्रम पे हम शोषण को रखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अगले मूल अधिकार की ओर, क्या है वो, अब हम क्या हो गए, पहले तो हम समान हुए, फिर हम समान होकर स्वतंत्र हो गए, फिर हमारा शोषण होने लगा तो हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला, ठीक है ना। अब क्या बात है, जब हमारा शोषण भी बंद हो गया, ये अधिकार भी हमें मिल गया, तो हम किधर जाएंगे, अब धर्म की ओर जाएंगे, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 25 से 28, ठीक है ना, 25 से 28। अब यहाँ से हम एक फिर से नया क्रम बनाएंगे, 25 से 28। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नीचे वाले अगले मूल अधिकार पे, जो क्या है, धर्म एवं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। जो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो ऊपर वाला आर्टिकल क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे देखते हैं इसका अनुच्छेद क्या था, 25 से 28, तो इसके बीच डिफरेंस कितना है, 3। अब उसके बाद हम कहाँ आएंगे, अब हमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार मिल गया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहाँ जाएंगे, कल्चरल एजुकेशनल फ्रीडम। हमें धार्मिक स्वतंत्रता, तो अब हम क्या आगे सोचते हैं, आदमी फिर क्या सोचता है, संस्कृत और शिक्षा के बारे में, ठीक है ना। तो संस्कृत और शिक्षा के बारे में आर्टिकल 29 और 30। उसके बाद क्या, जब संस्कृत और शिक्षा मिलने लगी तो अब आदमी को लालच हुआ, उसे लगने लगा कि अब प्रॉपर्टी भी चाहिए हमें, तो ठीक है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस आर्टिकल के बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो आर्टिकल, जो आपका मूल 6वें नंबर का मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब 44 संवैधानिक
44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे 1978 में हटा दिया गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितने मूल अधिकार बचते हैं? केवल हमारे पास 6 मूल अधिकार बचते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी तो हमने मूल अधिकार के बारे में जान लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब हम मूल अधिकार के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो जो मूल अधिकार है, क्वालिटी क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना। उसमें जो सभी मूल अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार जो 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए हुए हैं, तो उसमें कुछ मूल अधिकार तो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अन्य जो मूल अधिकार है वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना। चाहे वो नागरिक विदेशी हो, ठीक है ना, विदेशी लोग हों या कोई कानूनी व्यक्ति हो। कानूनी व्यक्ति मतलब जैसे कोई परिषद हो या कंपनी हो। तो जो हमारे मूल अधिकार है वो भारत के नागरिकों के लिए तो है ही, साथ ही विदेशियों के लिए भी है, ठीक है ना। और ये संस्थाओं के लिए भी, जैसे कोई परिषद हो गई, कोई कंपनी, उसके लिए भी मूल अधिकार लागू होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली क्वालिटी। अगली क्वालिटी क्या है? ये न्यायोचित है। मतलब ये न्यायोचित है मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में आप इसको चुनौती दे सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए अपील कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ये देखो, भारत के संविधान की खासियत यहाँ पे ये है कि आप एक्चुअली आप अगर सिंपल केस के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहो तो आप तभी जा सकते हो जब आपको उच्च न्यायालय रिफर करता है, ठीक है ना। जब उच्च न्यायालय आपका केस रिफर कर दे सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर कोई बहुत बड़े सामाजिक इंटरेस्ट की बात है, ठीक है ना, तब आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट तब भी आदमी डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले उसमें उच्च न्यायालय का रेफरेंस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो क्वालिटी है, ये जो मूल अधिकार है ये कोई अस्थाई नहीं है कि जितना मूल अधिकार उतना उतना ही अपने को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कटौती भी की जा सकती है। इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें कटौती भी की जा सकती है। कटौती की जा सकती है मतलब इसमें इसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों का कितना संशोधन करना है इसके बारे में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप पूरा मूल अधिकार भी संशोधित कर दो, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक, ठीक है, तो संविधान में हम उतना ही संशोधन कर सकते हैं कि जब तक संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हुआ हो, ठीक है ना। तो हम संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगली जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, अगली जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान जब देश में आपातकाल लागू हो तो उस समय मूल अधिकार 20 मूल अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार स्थगित या निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार हैं उनका निलंबन तभी होता है, ठीक है ना, उन्हें तभी स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, ठीक है ना। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या विदेशी आक्रमण के कंडीशन में की गई हो तो उसी बेस पे हम अनुच्छेद 19 के अंदर जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनका स्थगन कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया हो तो उस समय आपके अनुच्छेद 19 के अंदर जितने भी मूल अधिकार हैं उनका स्थगन नहीं होता। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार जब अगर सशस्त्र, ठीक है ना, देखो मूल अधिकार का क्रियान्वयन मतलब ऐसे क्षेत्र में मूल अधिकार नहीं लगाया जा सकता जहां पे सैन्य शासन हो, ठीक है ना। तो जहां पे सैन्य शासन है वहां पे मूल अधिकार लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये तो ये क्या हो गई? आपके मूल अधिकार की क्वालिटी हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मूल अधिकार की विशेषताओं के बारे में जाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल से। तो जैसा हमने देखा है कि मूल अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मूल अधिकार आपके स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 12 से 35। तो हम अनुच्छेद 12 पे चलते हैं, ठीक है। तो
हम चलते हैं अनुच्छेद 12 की तरफ। अनुच्छेद 12 में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा दी गई, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि मूल अधिकार में बार बार राज्य शब्द का उपयोग किया गया, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 12 में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि राज्य क्या है, किन किन चीजों को हम एज ए राज्य एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, राज्य एज ए राज्य, ठीक है ना। तो राज्य की परिभाषा क्या होगी, तो राज्य की परिभाषा क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा है कि कोई भी कार्यकारी अंग और विधायी अंग, ठीक है ना, कोई भी कार्यकारी अंग विधायी अंग की सरकार या भारत सरकार या संसद, ठीक है ना, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार, ठीक है ना। जो भी आपकी सरकार है, कार्यकारी और विधायी अंग, ठीक है ना, इसका मतलब ये भी है कि जो भी आपकी सरकार बनी हुई है, आपको समय देश में जो भी सरकार है, वो सरकार भारत सरकार और संसद, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये राज्य की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा राज्य सरकार के विधायी मतलब राज्य सरकार में जो सरकार होगी, ठीक है ना, तो उसकी जो सरकार होगी उसे एज ए राज्य कैलकुलेट किया जाएगा, एज ए राज्य माना जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो गई, उसको भी हम एज ए राज्य लेंगे, एज ए राज्य मानेंगे। पंचायत जो होगी उसकी पंचायत को एज ए राज्य मानेंगे। जिला बोर्ड, ठीक है ना, तो आपकी जो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका होगी, पंचायत होगी, तो उनको भी एज ए राज्य की तरह ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी निकाय, ठीक है ना, अन्य सभी निकाय मतलब वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे आपके LIC हो गई, ONGC हो गई, सेल हो गई, इसे भी एज ए राज्य कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी निजी इकाई या एजेंसी, ठीक है ना, जो राज्य के लिए काम कर, मतलब कोई भी निजी इकाई जैसे कोई प्राइवेट एजेंसी है जो सरकार के लिए काम कर रही है, तो उसको भी राज्य की तरह ही हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसको भी हम एज अ राज्य मतलब राज्य की तरह ही मानेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी हुई है, ठीक है ना। तो हमने समझ लिया कि राज्य किस किस चीज को हम राज्य मानेंगे। भारत सरकार, ठीक है ना, भारत सरकार संसद, उसको भी हम राज्य की तरह ही दर्जा देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो राज्य में जो सरकार है उसको भी हम पूरा राज्य की तरह दर्जा देंगे। और सभी स्थानीय निकाय जैसे आपके नगर पालिका पंचायत हो गई, ठीक है ना, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो सरकार के लिए काम कर रही हो उसको भी हम राज्य की तरह ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अनुच्छेद 13 की ओर, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत और उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, ठीक है ना। ये बोला है कि मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून जो पहले बन चुका है या जो बनने जा रहा है, ठीक है ना, अगर वो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, ठीक है ना, मूल अधिकारों के आदर्श के विरुद्ध है, तो वो जो आपका कानून है वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो कानून शून्य हो जाएगा, मतलब हम ऐसा अगर कोई भी कानून जो पहले बन चुका है या बनने जा रहा है अगर वो मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वो उस कानून की कोई वैधता नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसके अलावा जैसे कोई कानून पहले ही बन चुका है, ठीक है ना, अब उस कानून का कुछ पार्ट मान लो कि आधा पार्ट या तिहाई पार्ट मूल अधिकारों के विरुद्ध है, ठीक है ना, तो उस पार्ट को हम वहां से डिलीट कर देंगे और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उस कानून का उसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो मीन्स जितना किसी भी कानून का जितना भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध होता है उतना हम हटा देंगे और बाकी उस कानून को एज इट इज उसमें सुधार करके संशोधन करके उसको वैसा ही रहने देंगे। तो ये क्या होता है, आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर बताया गया है कि कोई भी आपका जो विधि है, नियम है जो पहले बना हुआ है, बनने जा रहा है, अगर वो मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसका वो या तो शून्य हो जाएगा या तो जितना पार्ट मूल अधिकारों का जितने पार्ट में जैसे कोई कानून पहले बन चुका है तो उस कानून का जितना पार्ट मूल अधिकारों का हनन कर रहा है उतने पार्ट को हम हटा देंगे, बाकी उस कानून को एज इट इज उसी अवस्था में रहने देंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमारे अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 14 की ओर, ठीक है। तो ठीक है, अब दोस्तों अनुच्छेद 14 से पहले पढ़ाने से पहले, ठीक है ना, मैं एक स्टोरी बनाना चाहूंगा आपके लोगों के सामने, एक स्टोरी क्रिएट करना चाहूंगा, ठीक है ना। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर है मेरे और इसी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बाकी मूल अधिकार पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। पहला कैरेक्टर है
इस कार्टून में जो मेरा पहला कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम क्या है, मंगलू चाचा। तो ये अपने मंगलू चाचा हो गए। उनका एक लड़का है जिसका नाम धुन्नी है और एक लड़की है जिनका नाम धनिया है, ठीक है। तो इन्हीं का एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे और मूल अधिकारों को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा हमें हमारे माइंड में काफ़ी, एक्चुअली हम किसी कार्टून के तरीके से पढ़ते हैं तो ये हमें काफ़ी समय तक याद रह जाता है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये जो मिस्टर मंगलू चाचा हैं वो काफ़ी गरीब आदमी थे और जैसा आप कुछ देर के लिए मान लो कि ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। छोटे मोटे काम करके इनका गुजारा चलता था और ये लगता था कि हम लोग निम्न वर्ग से हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता और इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, मंगलू चाचा की एक झगड़ू सेठ से लड़ाई हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई मंगलू चाचा की झगड़ू सेठ से। अब ये झगड़ू सेठ जो आपके हैं थोड़ा रईस आदमी, धनी आदमी, जिन्होंने जाके मंगलू चाचा के खिलाफ गलत रिपोर्ट दर्ज करवा दी, ठीक है ना। रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब पुलिस आई, ठीक है ना, मंगलू चाचा को चेतावनी देके चली गई। अब मंगलू चाचा बेचारे परेशान एक पेड़ के ऊपर बैठे सोच रहे थे। तभी गांव का एक लड़का, होशियार लड़का, चटक चिंटू, जिसका नाम था क्या, चटक चिंटू। तो चटक चिंटू उधर से मझाते हुए आ रहा था, पानी उछालते, गुल्ली डंडा खेलते हुए, ठीक है। तो देखता है कि मंगलू चाचा काफी परेशान बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मंगलू चाचा के पास गया तो मंगलू चाचा ने स्थिति बताई कि ऐसा ऐसा हुआ बेटा, हम तो गरीब आदमी, हमारा कौन सुनेगा, ठीक है। अब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, केस बनेगा तो हमारा कौन सुनेगा, वो तो बहुत अमीर आदमी है। तब चटक चिंटू बोलता है, नहीं चाचा, ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं, मूल अधिकार हमारे। तब चटक चिंटू बोलता है कि नहीं चाचा, हमारे संविधान में भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो अनुच्छेद 14 है, आपके इस कंडीशन में बहुत काम आएगा, आपकी सिचुएशन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो इस अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 कहता है चाचा कि कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण। तो चाचा बोलते हैं, भाई बेटा चिंटू, ये क्या है, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण। तो चिंटू बोलता है, चाचा ये ऐसा है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है तो भारत का कानून, अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि भारत का कानून या राज्य, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को कानून किसी व्यक्ति के लिए समान है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के लिए कानून समान है और हर व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे निचली जाति का हो, सभी के लिए कानून एक है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ठीक है ना। तो मंगलू चाचा बोलते हैं, सही चिंटू, बोलते हैं हाँ चाचा बिल्कुल सही बात है। कोई व्यक्ति गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी या गैर अधिकारी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के समक्ष सभी समान है और कानूनी तौर पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों में लिखा हुआ है। तो चाचा बोले, लिखा तो होता है बेटा चिंटू, लेकिन ऐसा अब लिखा है तो कौन देखने जा रहा है, इसका पालन थोड़ी होगा। तो चिंटू बोलते हैं, नहीं चाचा ऐसा नहीं है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब अगर कोई आपसे कानून की समानता आपको नहीं मिल रही है तो आप कहाँ जा सकते हो डायरेक्ट, मतलब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई आपका नहीं सुन रहा है, तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। तो चाचा बोले, अरे यार चिंटू, हम सर्वोच्च न्यायालय कहाँ जाएंगे। नहीं चाचा, ये होता है, ठीक है ना, मूल अधिकारों को आपके सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 जान के मंगलू चाचा को काफी हिम्मत मिली और उन्हें काफी अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन अब चिंटू बोलता है, लेकिन चाचा इसमें ज्यादा खुश मत होइए, इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद ऐसा है, ठीक है, अपवाद ऐसा है कि अगर, ठीक है ना, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, अब बोला तो गया है अनुच्छेद 14 में कि सभी कानून के समक्ष सभी समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, मतलब जब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही
नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे ये मूल अधिकार का ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है। चाचा बोले हाँ ऐसा भी होता है। हाँ, तो चिंटू बोलता है हाँ चाचा ऐसा भी होता है। तो आप राज्यपाल या राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी अगर शिकायत ले जाते हैं तो उनके जब तक वो अपने अपने कार्यभार पर हैं, शासन पे हैं, जब तक अपने कार्यभार पद पर हैं, तब तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। चाचा बोले अच्छा ये तो बहुत ये तो थोड़ा मतलब मूल अधिकारों का वो अपवाद हो गया। तो चिंटू बोलते हैं हाँ चाचा है, बहुत प्रतिष्ठा वाला पद है राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इसलिए उनको कुछ छूट दी गई है, ठीक है ना। लेकिन सर्वोच्च अनुच्छेद 14 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय यह भी कहता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून का शासन संविधान का मूल तत्व है। जो अनुच्छेद 14 है ना, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो कानून का शासन वो संविधान का मूल तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसा हमने विशेषताओं में पढ़ा कि आपके अनुच्छेद 14 किसी भी मूल अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया है कि ये जो अनुच्छेद 14 है वो कानून का शासन, जो अनुच्छेद 14 के अंदर कानून का शासन क्या है, वो संविधान का मूल तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। चाचा बोले अच्छा ठीक है। अब चाचा को थोड़ा हिम्मत मिली। अब चाचा वहां से गए घर पे, ठीक है ना, खाना वाना बनाते जो भी है बनाए होंगे, खाए होंगे। अब क्या हुआ, चाचा अब बेरोजगार आदमी, चाचा के मन में आया कि एक दिन कोई धंधा रोजगार स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। लेकिन चाचा निम्न जाति के थे, तो चाचा के मन में ये टेंशन थी कि भाई हम तो निम्न जाति के हैं, अगर हम कहीं दुकान लगाएंगे तो हमें कोई रोकने आ जाएगा, ठीक है ना, हमें कोई रोकने आ जाएगा, या फिर हमारे हाथ की कोई चाय पीना पसंद करे या ना करे। तो एक्चुअली चाचा चाय की दुकान खोलने की सोच रहे थे। तो उसी अब तभी उन्हें चिंटू फिर से गुजरते दिखा। अब चाचा का मन एक बार फिर से जिज्ञासु हो उठा कि चलो चिंटू से पूछते हैं, चिंटू इस बारे में कुछ बताएगा। तो चिंटू से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो चिंटू बोलता है चाचा अनुच्छेद जो 15 है उसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 15 के अंदर यह बोला गया है कि राज्य किसी नागरिक, अब यहाँ पे नागरिक लिखा है, ठीक है ना, ये ध्यान देना दोस्तों, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान से लेकर कोई भी भेद नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो राज्य जो है केवल, जैसे आपका धर्म कोई दूसरा है तो इस आधार पर राज्य आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आपका जाति दूसरा है या कोई निम्न जाति है तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आपका मूल वंश या जन्म स्थान, इससे रिलेटेड राज्य आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अब चाचा को फिर से हिम्मत मिली, चाचा फिर से खुश हो गए, ठीक है ना। या फिर चिंटू ने और आगे बताया, चिंटू भाई चटक आदमी, ठीक है ना, वो और आगे बोलता है कि चाचा आपके धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर आपको कोई दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालय, होटल, कुआं तालाब, जो सरकारी कुआं तालाब है उनमें वहां पे जाने पे, उनका इस्तेमाल करने पे कोई रोक नहीं लगा सकता, ठीक है। अब क्या, इतना सुन के मंगलू चाचा खुश। मंगलू चाचा एक नारियल खरीदते हैं और जाके मंदिर में, एक मंदिर था जहाँ पे सरकारी मंदिर क्या, एक सरकारी जमीन पे मंदिर था, तो वहां पे जहाँ पे जाने में पहले मंगलू चाचा डरते थे, वहां पे जाके एक नारियल चटका के आ जाते हैं, ठीक है ना। और खुशी खुशी मंगलू चाचा एक छोटा सा अपना झोपड़ा डालते हैं चाय का, ठीक है ना। लेकिन चिंटू जिज्ञासु आदमी है, चिंटू को बहुत मजा आता है ये सब बताने। चिंटू बोलता है चाचा वो तो ठीक है, नारियल तो आप तोड़ आए हो चाचा, लेकिन अब आपके फायदे की एक बात और है इसमें, ठीक है ना। जो इसका अपवाद भी है लेकिन इसमें क्या आपका फायदा भी है, मतलब एक गरीब आदमी को फायदा भी है। तो क्या है, लेकिन जैसे बोल तो दिया गया कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया सकता, लेकिन सरकार को ये अनुमति है कि वह बच्चों महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, ठीक है ना। बच्चों या महिलाओं को विशेष छूट दे सकता है, या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे चाचा आप हो गए, ठीक है ना, तो आपको अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, मतलब आपके लिए वो नियम बना सकता है, आपके हित में नियम बना सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो मूल अधिकार के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राज्य को अनुमति है कि वो किसी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक
संशोधन भी किया गया 93 संशोधन 2005 में किया गया चाचा, कि इसके अनुसार 2005 में जो संशोधन किया गया इसके अनुसार लिखा गया पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए, पिछड़े वर्ग के जो आपका लड़का है ना, क्या नाम है उसका, धुन्नी, तो धुन्नी जैसे अगर धुन्नी आप जैसे आप अनुसूचित जात के हो, ठीक है ना, मंगलू चाचा से बोलते चाचा जैसे आप अनुसूचित जात के हो, ठीक है ना, तो आपका लड़का जो धुन्नी है उसको अगर उच्च शैक्षणिक संस्थान में जाने के लिए